जी स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने यूनिट 1 की 2 एक्सरसाइजेज पे हमने काम किया है और आज हम यूनिट 1 की थर्ड एक्सरसाइज जिसका टाइटल इक्वेशंस दैट आर रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसका मतलब क्या है? इस टाइटल का मतलब ये है कि वो तमाम इक्वेशंस जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो नहीं है, लेकिन उनको रिड्यूस या मॉडिफाई किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इक्वेशंस दैट आर रिड्यूसिबल और मॉडिफाइबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। द टॉपिक बिलोंग्स टू एक्सरसाइज 1.3। मैंने इस एक्सरसाइज 1.3 में आप ऑलमोस्ट 5 कैटेगरीज के क्वेश्चन जो है ना उनको स्टडी करेंगे, जिसमें से मैंने अभी जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। कैटेगरी 1 में हमारे पास जो इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैंने लिखा 2x पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये देखें, बेसिक ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, अब इसको आपने देखना है। अच्छा, अब ये जो कैटेगरीज हैं ये किस चीज से बिलोंग करती हैं, या हमने क्वेश्चंस को 5 कैटेगरीज में किस तरह से डिवाइड किया है, इसको समझना है आपने। कैटेगरी 1 का ये जो मेरा क्वेश्चन है, इसमें आप देखें कि ये मेरे पास जो इक्वेशन है ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने बाय क्वाड्रेटिक की टर्म कहाँ पढ़ी थी? लाइक अभी जिस तरह मेरे माइंड में जो प्रीवियस क्लासेस में से किसी एक क्लास की बात आ रही है, आपने क्लास 8 में यूनिट 5 में एक्सरसाइज 5.1 के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था कि बताएं कि ये जो गिवन पोलिनोमियल्स हैं इसमें से कौन सा पोलिनोमियल जो है वो बाय क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा लीनियर पोलिनोमियल है। तो आप उन पोलिनोमियल्स की डिग्रीज को ऑब्जर्व करते हुए आप उसके इस क्वेश्चन का आंसर करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि इस इक्वेशन की डिग्री 4 है तो हमने कह दिया कि ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं, इसको आप सीखेंगे। देखिए, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लेट किया कि ये एक्स स्क्वायर जो है ये इक्वल टू एक वेरिएबल y है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये y वेरिएबल की फॉर्म में ही हो, हम इसको z वेरिएबल भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको y की इक्वल लेट किया। ये मेरे पास गिवन इक्वेशन जो थी इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, ये जो लेट किया इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। उसके बाद मैंने इसका होल स्क्वायर लिया दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायर लिया तो मेरे पास x स्क्वायर का स्क्वायर इज x पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर बन गई। मैंने क्यों ऐसा किया? इसलिए ऐसा किया कि मैंने इस इक्वेशन को जो रिड्यूस करना है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, जब भी हम इक्वेशन को किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी और इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि हम जो गिवन इक्वेशन जिस भी वेरिएबल में हो हम उसको किसी दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में ले जाते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने उसको इन टर्म्स ऑफ y इंटरप्रेट कर लिया, उसको रिड्यूस कर लिया। अब मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू आ गई y और x पावर 4 की जो वैल्यू आ गई है वो y स्क्वायर आ गई है। मतलब इसका मैंने क्यों स्क्वायर लिया? क्योंकि ये x स्क्वायर तो इन टर्म्स ऑफ y चला गया, लेकिन इस x पावर 4 को भी तो इन टर्म्स ऑफ y लेकर जाना है, तो इसलिए मैंने ये काम किया। अब मेरे पास यहाँ पे आप ये देखें कि x स्क्वायर भी इन टर्म्स ऑफ y आ गया और x पावर 4 भी इन टर्म्स ऑफ y आ गया। जब ये दोनों टर्म्स मेरे पास इन टर्म्स ऑफ y आ गई तो मैंने लिखा कि y1 implies that 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से लेकर इधर तक मैंने सिर्फ इक्वेशन को रिड्यूस किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का टाइटल भी है। इक्वेशन रिड्यूस हो गई, उसके बाद ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ऑल्दो इट इज इन टर्म्स ऑफ y वेरिएबल। उसको मैंने फैक्टराइज करके उसकी y की 2 वैल्यूज मैंने यहाँ पे हासिल कर ली। अच्छा, अब ये y की जो 2 वैल्यूज मैंने यहाँ पे हासिल की हैं, y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो वैल्यूज मेरे पास आई हैं, ये जो हमने इक्वेशन रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है उसकी फॉर्म में आई है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है? इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल। तो फिर मैं क्या करूंगा कि 1/1 इस y वेरिएबल की जो आंसर आया है उसको इस इक्वेशन में पुट करूंगा जहां पे मैंने उसको x स्क्वायर के इक्वल लेट किया था, और वहां से मेरे पास जो आंसर आएगा वो है मेरा
एक्चुअल आंसर होगा, क्योंकि मेरी गिवन इक्वेशन एक्स वेरिएबल की फॉर्म में। तो मैंने लिखा कि व्हेन y इज इक्वल टू 5 को मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया, मैंने लिखा 2 इंप्लॉइज दैट x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। इसी तरह मैंने y, जब मेरे पास y जो है वो 1/2 था, तो मैंने y की ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट की, इक्वेशन 2 इंप्लॉइज दैट, वहां से मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 1/√2। ये मेरे पास जो दो पेयर ऑफ वैल्यूज आई हैं, ये मेरे पास, आप ये नोट करें कि यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यूज आई हैं वो x या अननोन की जो वैल्यूज हैं वो 4 हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही हमारे पास उस अननोन वेरिएबल के सॉल्यूशन आया करते हैं। तो ये हमारे पास कैटेगरी 1 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चंस और भी मौजूद हैं, तो वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम फेस करें तो मुझे बताएंगे। हमारे पास कैटेगरी 2 से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने एक सॉल्व किया है, मैंने अंदर रैंडमली एक क्वेश्चन को पिक कर लिया है। ये एक्सरसाइज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पास्ट जो आपके बोर्ड के पेपर्स हैं उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मैंने इस वजह से इसको सॉल्व किया है। इस कैटेगरी 2 की क्या पहचान है? इस कैटेगरी 2 की पहचान ये है कि मेरे पास इक्वेशन के अंदर जो भी एक टर्म मौजूद है उस टर्म का रेसिप्रोकल भी साथ ही मौजूद है। आप ये देखें कि x माइनस ए का रेसिप्रोकल 1/x माइनस ए, 1/x प्लस ए का रेसिप्रोकल x प्लस ए, तो इस पूरी टर्म का ये रेसिप्रोकल भी साथ मौजूद है। ये इस कैटेगरी 2 के जो क्वेश्चंस हैं उसकी ये पहचान है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे जिनमें आप नोट करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर एक टर्म का रेसिप्रोकल भी साथ ही मौजूद है, तो वो मेरे पास इस कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हैं। मैंने क्या किया कि इस पूरी टर्म को मैंने y लेट किया, गिवन इक्वेशन मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई, और मेरे पास ये जो मैंने लेट किया ये इक्वेशन 2 हो गई। इस पूरी टर्म को मैंने y लेट किया, y लेट करने के बाद मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया। जब रेसिप्रोकल लिया तो मेरे पास इक्वेशन के दोनों साइड पे जो टर्म्स हैं वो उलट जाएंगी, तो ये उलट कर इस तरह से बन गई और y मेरे पास 1/y हो गया। मैंने क्यों रेसिप्रोकल लिया? इसलिए कि ये तो पूरी टर्म मेरे पास इन टर्म्स ऑफ y चली गई, लेकिन इसको भी तो मुझे, सेकंड टर्म को भी तो y बनाना है ना, इस रैशनल एक्सप्रेशन को, तो उसको बनाने के लिए मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया। अब मेरे पास y और 1/y दोनों इन टर्म्स ऑफ y में चला गया, तो मैंने इन दोनों की मदद से मैंने लिखा 1 इम्प्लॉइज दैट, तो इक्वेशन 1 मेरे पास रिड्यूस होकर इन टर्म्स ऑफ y वेरिएबल चलेगी। अब ये जो क्वेश्चन बना यहाँ पे मेरे पास, ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें कहा था कि इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाएं। ठीक है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए मैंने क्या किया कि 12y इसका एलसीएम है, मैंने उससे इसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद रीअरेंज किया। तो ये जो स्टेप है मेरे पास, ये इस स्टेप पे मैं सिर्फ इस इक्वेशन जो कि मैंने y वेरिएबल की फॉर्म में रिड्यूस किया था, इस इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद मैंने इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके मेरे पास y की दो वैल्यूज आ गई। अभी मैं इससे, चूंकि बोर्ड स्पेस हमारे पास खत्म हो गई है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे अरेज करके आपके लिए सॉल्व करता हूँ, तो फिर आपको उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि मजीद क्या करें। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने जो इक्वेशन को रिड्यूस करके y की वैल्यूज फाइंड आउट की थी। अब चूंकि हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ x है, ठीक है, तो ये जो y की दो वैल्यूज हैं, ये हम 1/1 जो है वो यहाँ पे हमने y के इक्वल इसको लेट किया था, इक्वेशन 2 में उसको पुट करेंगे। तो मैंने लिखा कि व्हेन y इज इक्वल टू 4/3, मेरे पास ये वैल्यू जो कि इक्वेशन 2 में थी वहाँ पे मैंने पुट किया। पुट करने के बाद अब मुझे चूंकि अननोन वेरिएबल x की वैल्यू चाहिए, तो मैंने बाय रूल मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x को मैंने आइसोलेट कर लिया, तो मेरे पास x की वैल्यू -7/a आ गई। इसी तरह मैंने y की वैल्यू -3/4 जो है उसको मैंने इस इक्वेशन में जहाँ पे इसको लेट किया था उस इक्वेशन में इसको पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास x की एक और वैल्यू आ गई। तो मेरे पास ये मेरा इसका आंसर आया है। इसको मैं आंसर कहूँगा, इसको मैं सोल्यूशन या एक्सट्रेनियस रूट नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने अभी फिलहाल इसको चेक नहीं किया। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है कि मैंने कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। अभी मैं जो एक्सरसाइज 1.3 है उसकी मैं मजीद जो कैटेगरीज हैं उनसे एक एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ और आप उनको कॉपी करें। जी बेटा,
तो ये मैंने एक्सरसाइज 1.3 का कैटेगरी 3 का एक क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है वो मैंने सॉल्व किया है। इस कैटेगरी से रिलेटेड आपके पास 2 ही क्वेश्चन हैं और एक आध मेरा ख्याल है पीछे एग्जाम्पल भी है, वो भी आप देख लीजिएगा। कैटेगरी 3 का ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास इसका जो टाइटल है उसको कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन में कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं जिनका जिक्र ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि रेसिप्रोकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है कि जिसमें हम अगर x को 1/x से रिप्लेस करें तो उस इक्वेशन की वर्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर आप इस इक्वेशन में 1/x से इसको रिप्लेस करते हैं और फिर हम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात इसमें यह है कि आप देख रहे हैं कि ये एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि डिग्री 4 की इक्वेशन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इक्वेशन में हमारे पास इस लीडिंग वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट एंड में हमारे पास कांस्टेंट भी है, ठीक है। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे पास क्यूबिक टर्म का कोफिशिएंट है वही हमारे पास एंड में लीनियर टर्म का कोफिशिएंट भी है, ठीक है। तो मैंने इस कैटेगरी 3 से रिलेटेड जो हमारे पास जिसका नाम रेसिप्रोकल इक्वेशन है उससे रिलेटेड मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, आप उनको माइंड में बिठाएं। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, सॉल्व करने से क्या मुराद, यानी कि इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं कैसे रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके जा सकता हूँ, उस पर आप जरा फोकस करें। देखिए मैंने स्टेप 1 के ऊपर मैंने पूरी इक्वेशन की हर टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी वो मैंने की और उसके बाद मैंने सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मेरे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया है कि ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं ये एंड में, ये स्टार्ट में और ये एंड में, इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया। फिर मैंने लीनियर फैक्टर्स को इकट्ठा किया और ये कांस्टेंट मेरे पास एंड में चला गया। इसके बाद मैंने इसको तो सिंपली मैंने ब्रैकेट में अप्लाई किया। इनमें से मैंने -2 कॉमन लिया तो मेरे पास x - 1/x अंदर आ गया और ये -2 एज इट इज नीचे शिफ्ट हो गया। अब मैं इसको इक्वेशन को उस तरफ लेके जा रहा हूं जहां पे मैंने इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है। तो मैंने इस पूरी टर्म को, ये जो ब्रैकेट के अंदर x - 1/x है, इसको मैंने वायलेट कर लिया। वायलेट करने के बाद मैंने इक्वेशन को दोनों तरफ इसका स्क्वायर लिया। लेफ्ट साइड पे जब स्क्वायर ओपन होगा तो a² + b² - 2ab = y स्क्वायर है। ओके, और ये नेक्स्ट स्टेप पे मेरे पास ये -2 दूसरी तरफ चला जाएगा। तो मैंने ये देखें कि स्टार्ट में तो मैंने इसको वायलेट किया था, लेकिन इसको स्क्वायर करने का जो मकसद था वो ये कि ये तो इन टर्म्स ऑफ y चला गया, लेकिन इसको भी तो मुझे इन टर्म्स ऑफ y लेकर जाना है ना। तो इसको बनाने के लिए मैंने इसका दोनों साइड पे स्क्वायर लिया था। अब मेरे पास इसकी और इसकी, इन दोनों की मदद से मैं ये जो इक्वेशन 1 है इसको रिड्यूस कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ y। वो मैंने इन टर्म्स ऑफ y रिड्यूस किया। रिड्यूस करने के बाद ये दोनों चूंकि एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, एडिटिव इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास इक्वेशन ये आ गई। अब इस इक्वेशन में से मेरे पास ये चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और हमें इस अननोन y के जो सॉल्यूशंस हैं वो चाहिए, तो मैंने y कॉमन लिया। इधर और के केस से मेरे पास y की 2 वैल्यूज आ गई, y0 और y2। जब y0 था तो इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन 2 है, y की वैल्यू 0 हमने इस इक्वेशन में पुट करके उसको सॉल्व किया तो मेरे पास x की 2 वैल्यूज +-1 आ गई। जब मेरे पास y की वैल्यू यहाँ से 2 आई थी, जब उस y की वैल्यू 2 को मैंने इस इक्वेशन में पुट किया, उसको सॉल्व करके मेरे पास x की 2 वैल्यूज यहाँ से आ गई। ये मेरे पास इसके इरेशनल रूट्स आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास रैशनल रूट्स आ रहे हैं। अब ये इन दोनों को मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया, ये मेरे पास इसका आंसर है। और फिर एक दफ़ा देख लेंगे, चूंकि ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मेरे पास इसका जो आंसर आया है उसमें 4 वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अब मैं आपके लिए इसका कैटेगरी 4 का एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, हमने कैटेगरी 4 का एक क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व किया है जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी। ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी का नाम है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। अब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? वो इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में एग्जिस्ट करता है। अननोन वेरिएबल अगर एक्सपोनेंट में एग्जिस्ट करता है और सिर्फ एक्सपोनेंट में ही एग्जिस्ट करता है, नॉट ऑन द बेस पोजीशन, ठीक है। आप देख लें कि ये जो मेरे पास क्वेश्चन है इसमें मेरे पास जो अननोन वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है, बेस में नहीं है। तो अगर एक इक्वेशन आपके पास आ जाए जिसमें बेस में भी एग्जिस्ट कर रहा हो तो और एक्सपोनेंट में भी एग्जिस्ट कर रहा हो तो फिर वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं होगी,
ठीक है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर एक इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है, जो अननोन है, वो एक्सपोनेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर आप कहेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया है, जरा देख लें किस तरह। देखें, अच्छा इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो यहाँ पे आपको पॉइंट नजर आ रहा है ना, ये पॉइंट जो है ना, ये डेसिमल नहीं है, ये साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन को इंडिकेट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये जो 2⁻2x+1 लिखा हुआ था, मैंने क्लास 9th में यूनिट 2nd में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको पढ़ाए थे। उसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सेम बेस के साथ हम जो एक्सपोनेंट हैं उनको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैंने 2 का जो एक्सपोनेंट है उसको मैंने विद सेम बेस 2x और 1 को स्प्लिट कर लिया। ये एज इट इज दोनों टर्म्स नीचे आ गई। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये 2⁻1 इज 2, 2 4 से मल्टीप्लाई होके 8 हो गया और ये टर्म एज इट इज नीचे आ गई, ये दोनों भी एज इट इज नीचे। अब मुझे इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि ये जो मेरे पास 9 के साथ 2x है, इसको मैंने y ऐड कर लिया। y ऐड करने के बाद चूंकि इसको भी इन टर्म्स ऑफ y लेकर जाना है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने से मेरे पास ये टर्म 2⁻2x = y² आ गई। अब ये जो इक्वेशन है, ये मेरे पास इसकी और इसकी मदद से, इन दोनों की मदद से ये इक्वेशन मेरे पास इन टर्म्स ऑफ y रिड्यूस हो गई। उसके बाद मैंने इसको फैक्टराइज किया मिड टर्म ब्रेक मेथड से, तो मेरे पास इस इक्वेशन जो कि इन टर्म्स ऑफ y रिड्यूस हुई थी, इसको इन टर्म्स ऑफ y मैंने सॉल्व करके दो इसके आंसर फाइंड आउट कर लिए जो कि y के आंसर है। अब मेरा माइलस्टोन ये नहीं था कि मुझे y को अननोन को फाइंड आउट करना है। अब इस y की मदद से जो मेरे पास गिवन इक्वेशन में अननोन वेरिएबल x है, उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल पहले वाले तरीके से जैसे हम पिछली 3 कैटेगरीज में सॉल्व करते आ रहे हैं, मैंने लिखा कि जब y 1 होगा तो इस इक्वेशन में जहां पे मैंने y को 2⁻x से लेट किया था, उसमें मैंने वैल्यूज पुट की। अब इसमें से इस इक्वेशन में 2⁻x = 1 में से वेरिएबल x को फाइंड करना हमारा काम है। उसके लिए वंस अगेन वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ भी बेस हो, अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है तो वो मेरे पास रिजल्ट देता है मुझे 1। तो मैंने उसका रिवर्स यूज किया, मैंने इस 1 को 2⁻0 लिखा। क्यों? क्योंकि मेरे पास वहां पे एक और लॉ हमने ये पढ़ा था कि अगर एक इक्वेशन के अंदर 2 एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं जो कि इक्वल हैं और उनकी बेस सेम है, तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को इक्वल लिख सकते हैं। तो वही काम मैंने किया, 1 को मैंने 2⁻0 लिखा और चूंकि मेरे पास इस इक्वेशन के अंदर 2 एक्सपोनेंशियल टर्म्स इक्वल हैं, तो उनकी बेसिस भी सेम है, तो मैंने एक्सपोनेंट को इक्वल रख के वहां से अननोन की वैल्यू फाइंड कर ली। बिल्कुल इसी तरह मैंने y की दूसरी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया। इक्वेशन 1 में पुट करके 8 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻3। क्यों? क्योंकि 8 के अगर मैं फैक्टर्स बनाता हूँ तो 2 × 2 × 2, ठीक है, तो 2⁻3 लिखा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो 2⁻−3 हो जाएगा। इक्वेशन वो बन गई जिसमें 2 एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, दोनों इक्वल हैं, तो उनके एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। तो मेरे पास इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का ये मेरे पास आंसर आ गया, जो कि एक आंसर यहाँ से आया, एक यहाँ से, तो 0 and -3 इज द आंसर ऑफ द गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ कि बल्कि एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने अभी तक 4 कैटेगरीज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये सारी कैटेगरीज के मैंने एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया है। जो कैटेगरी 5 मेरे पास जो इक्वेशन है, वो कैटेगरी आप क्लास 9th में एक्सरसाइज 5.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था वो आप करके आए हैं। जैसे हमने वहां पे सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही ये हमारे पास क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर वहां आपको समझ आया था तो अभी आपके लिए सॉल्व करना उसको कोई मसला नहीं होगा। और अगर आप कोई उसमें डिफिकल्टी फेस करते हैं तो मेरे साथ आप जरूर राब्ते में आए, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करूंगा। थैंक यू।